नज़ीर, इस वक्त बहुत ज़्यादा हंगामी हालात हो चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से 2 घंटों के अंदर अंदर 5 वज़राए ख़ारजा से बात की गई है और जो अमरीकी कमांडर्स हैं वो इस वक्त इसराइल के अंदर पहुंच रहे हैं और जो यूरोपीय परवाज़ें हैं वो ईरान के लिए आना बंद हो गई हैं। और अमेरिका की जानिब से, बाइडन की जानिब से ये फ़ौज को एक तो हाई अलर्ट किया गया है, दूसरा बाइडन की जानिब से वाज़ेह ये पॉलिसी सामने आई है कि आयरन क्लैड की तरह हम इसराइल को बचाने जा रहे हैं, यानी हर सूरत में हर कीमत के ऊपर दिफा किया जाएगा इसराइल का ईरान से या बाकी तमाम इत्तेहादी जो इसराइल पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो हम पूरी तरह से इस जंग में इसराइल के साथ अब मैदान में उतर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका कह रहा है कि अब हम खुद मैदान में उतर रहे हैं ईरानी हमले के जवाब में। तो इतनी ज़्यादा ये हंगामी और संगीन सूरत हाल हो चुकी है। ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात आई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आप तमाम लोगों के जहनों में सबसे पहला सवाल तो अभी तक ये है कि जनाब हालात भी इतने संगीन है, एस्केलेशन भी हो रही है, वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हालात तो बहुत ख़राब है, लेकिन फिर ईरान के हमले में डिले क्यों है? ईरान फिर हमला क्यों नहीं कर रहा है? तो देखें, इसमें अब एक बुनियादी वजह समझ लीजिए कि जब ईरान पर अटैक हुआ था और ईरान ने जवाब देना था तब एक और मामला था, तब मामला मुख्तलिफ था। यानी तब यह था कि ईरान पर हमला हुआ और ईरान उसका प्रोपोर्शनिएट रिस्पॉन्स जो है वो देगा और उसका बदला लेगा और उसके बाद बाकी जिस तरह जंग है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो वो ईरान और इसराइल वाला जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वाला मामला है वो वहां पर ख़त्म हो जाएगा। इसके सबसे ताज़ा मिसाल मैं आपको एक ईरान और पाकिस्तान की दे सकता हूं कि ईरान ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की, पाकिस्तान में ने ईरान में कर दी और उसके बाद सब चीज़ें वैसी हो गई। गो के मतलब ये तो अलग लेवल के जो है ना आपस में दोस्त ममालिक है ना, लेकिन फिर भी रियासतें ऐसे ही होता है कि एक रियासत पर हमला हुआ तो उसने प्रोपोर्शनिएट रिस्पॉन्स दिया एंड देन उसके बाद मामला खत्म। लेकिन अब मामलात बहुत आगे चले जा चुके हैं और उसमें यह है कि ईरान का ये जो हमला है ये खाली वो वाला हमला नहीं होगा, यानी वो प्रोपोर्शनिएट रिस्पॉन्स वाला हमला नहीं होगा। इस हमले का मतलब है जंग, यानी बराह रास्त ईरान और इसराइल की जंग, वो जंग जिसकी पिछली 4 दहाइयों में इसराइल ने कोशिश की है। सिहोनी लॉबी ने, अमेरिका ने खुद बहुत कोशिश की ईरान के साथ मतलब जंग का माहौल बनाने में, जंग करने की। इराक, शाम की, लिबिया की जब जंगें हुई तो उसमें यह शामिल था कि ईरान पर भी हमला करना है, गो के वो नहीं हो सका, तो ये उनकी भी पुरानी ख्वाहिश है। तो आज ईरान के सिर्फ हमले से, खुद ईरान के हमले से वो वाली जो जंग जो वो पिछले कई दहाइयों से करना चाह रहे हैं वो शुरू हो सकती है। तो इसीलिए ये अब कोई आसान मामला नहीं है, इन तमाम चीज़ों की तैयारी करनी है, इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करना है। ठीक है, कि इस हमले का मतलब क्या होगा? इस हमले का मतलब होगा एक मुकम्मल ऑल आउट वॉर, ईरान बतौर रियासत और इसराइल बतौर रियासत के दरमियान। तो उस चीज़ के हिसाब से आपने जंग करनी है और जैसा कि ये कोशिश करते रहे तो ईरान ने भी तो पूरी तैयारी की है ना भाई। 40 साल ईरान ने भी तो लगाए हैं, यानी जो यमन में, जो इराक में, शाम में, इधर उधर, मतलब खास कर जो पिछले 15-20 साल बनते हैं, खास तैयारी ईरान ने की है कि जिस तरह उसने इसराइल को कंटेन करने के लिए और इस ये जो फाइट अब होने जा रही है, जो बैटल होने जा रही है, इसकी बहुत तैयारी हुई है, इसकी 15-20 साल तैयारी हुई है। तो ईरान भी कोई हवाई फायर नहीं कर सकता, वो इमोशंस में आकर इस तरह नहीं बह सकता कि जिस जंग की उसने 15-20 साल तैयारी की हो वो इमोशंस में आकर उस जंग में उतर जाए। तो इस जंग में जब ईरान उतरेगा तो वो मुकम्मल फतह की कैलकुलेशन के साथ और वो इसराइल के ताबूत में आखिरी कील के हिसाब से उतरेगा। इसलिए ये चीज़ें काफ़ी कम्प्लेक्स हैं, आसान चीज़ें नहीं हैं, ये हाँ ना का मामला नहीं है। ठीक है, और फिर इसमें फरीक बहुत ज़्यादा है, यानी इसमें 4-5 मुल्क तो कम से कम बराह रास्त फरीक हैं, जिसमें यमन है, इराक, शाम, लेबनान, ये तो बराह रास्त फरीक हैं जिन्होंने बराह रास्त जंग लड़नी है। तो उनसे मुशावरत, फिर रूस के बगैर ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। तो रूस और उसके बाद चीन के साथ मुशावरत, खास करके रूस, क्योंकि रूस खुद शाम में बैठा हुआ है, चीन नहीं है, तो रूस की मुशावरत के बगैर ये जंग नहीं हो सकती। तो ये सारे फरीक हैं, तो जाहिर बात है बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन जो पैरेलल एक और सोच चल रही है जिसकी वजह से अभी तक डिले आ रहा है, वो नाज़रीन यह है कि इसराइल तो मर रहा है, इसराइल को तो बैटल फील्ड में शिकस्त हो चुकी है, इसराइल आलमी सतह पर तनहा हो चुका है, हर बैटल के ऊपर उसको नाकामी हो रही है। तो ये जो पहलू जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, जिसको मैं सबसे बड़ा पहलू समझता हूं, यानी सबसे ये बड़ा पहलू है,
वो ये है कि इसराइल के जो इत्तेहादी हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि इसराइल की हिमायत कर सके। यानी जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं, जो खुद अमेरिका है, उनको फिलहाल जवाब नहीं मिल रहा इस तरह इसराइल के साथ आकर लड़ने के लिए। यानी माजी में जितनी भी जंगें हुई, ये ऐसे चुटकी बजा के जनाब इसराइल के साथ कूद जाते थे। तो आज इनके पास जवाब नहीं है, तो ईरान के हमले की सूरत में इनको ये जवाब मिल जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि एक के बाद एक इत्तेहादी जो इसराइल का है वो खुद इस मैदान में आएगा, ठीक है, और इसराइल के साथ लड़ेगा। और सबसे बड़ा इत्तेहादी खुद अमेरिका। मैं आगे चलकर ये सारे सबूत भी आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन ये डिस्कशंस भी चल रही है कि भाई अभी तक जो हिकमत अमली रही है उसमें यही था। देखिए उसी के मुताबिक तो इतनी फतह हुई है, उसी के मुताबिक तो इसराइल को इतनी तबाही भी हो चुकी, जो भी आलमी सिफारती महाज हैं बैटल फील्ड के अंदर उनका नुकसान भी उतना हो चुका, और वो घुट घुट कर मर भी रहा है, ठीक है। तो इसे क्या अब इस हिकमत अमली को तब्दील करने की जरूरत है। यानी ये हिकमत अमली बेहतरीन रही और जबरदस्त तरीके से कामयाब हुई। मैं आपको बता चुका हूं कि जंग बंदी वाला जो मामला है, जंग बंदी वाला, वो ये नहीं है कि अगर ईरान हमला कर देगा तो उधर गजा में जंगबंदी हो जाएगी, ठीक है। जंगबंदी एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो। इस तरह हमला करने से तो वो जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है या जो कुछ चांसेस आगे बन सकते हैं वो भी नहीं बनेंगे। फिर तो उन पर बिल्कुल उक्का प्रेशर जो है वो खत्म हो जाएगा और मामला बहुत दूसरी तरफ चले जाएंगे। वो फिर ये है कि आपने मुकम्मल इसराइल को जब तक जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक गजा में जंग नहीं रुकेगी, फिर वो मामला उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अब तक ये वाली हिकमत अमली रही है कि हमने पीछे रहकर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस लड़ेगी और इस तरह लड़ेगी। अभी तो उनसे हमास नहीं संभाली जा रही, हिजबुल्लाह उसका बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। तो ये वाली हिकमत अमली बेहतरीन रही है। फिर जब ईरान बतौर रियासत आ जाएगा और फिर अभी देखिए कि गजा से उनकी फौज निकल चुकी है, इसी दौरान अब ईरान बतौर रियासत आता है, तो वो तो गजा से वो वाली इमेजेस भी नहीं आ रही होंगी जो रोजाना आती हैं, जो वहां पर जुल्म हो रहा है, तो वो प्रेशर भी इसराइल पर कम होगा। और ईरान की सूरत में वहां पर ये पूरी लॉबिंग करेंगे कि देखें जनाब ईरान आ गया हमको तबाह करने के लिए, तो तुम उठो हमारी मदद करो। तो रियासतें आएंगी भी सही, वो पर तोल रही हैं, इस वक्त इंतजार कर रही हैं कि उनको कोई जवाब मिले। तो ये इतना वाइडर कैनवस के ऊपर ये कोई आसान मामला नहीं है। रियासतों के फैसले तो वैसे ही बहुत मुश्किल होते हैं। तो ये फैसला जो पूरी इंसान की तारीख यानी पूरी दुनिया की तारीख बदल के रख सकता है, ये वाली जो जंग है ये दुनिया को रीशेप करके रख देगी, ठीक है। तो ये कोई आसान फैसला नहीं है, इसीलिए इसमें डिले हो रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि क्या ईरान का हमला नहीं होगा, तो ईरान का हमला नागुज़ीर है, लेकिन वो तैयारी है, वो बहुत सारी चीजें हैं जो ज़ेरे बहस हैं। तो बात सिर्फ ये है कि हम एक ग्रेट वॉर से सिर्फ 1 स्टेप अवे हैं और वो 1 स्टेप किसी भी सेकंड में उठाया जा सकता है, ठीक है। इतना ये संगीन मामला हो चुका है। अच्छा, अब नाज़रीन जो बहुत अगली गैर मामूली खबर सामने आई है वो ये है कि ईरानी वजीर खारजा ने यके बाद दीगरे यानी 2 घंटों के अंदर अंदर 5 वज़राए खारजा से कॉल पर बात की है। अच्छा, इस पूरी जंग में इस तरह का कोई हंगामी इकदाम हमें देखने को नहीं मिला कि इस तरह मतलब जो है वो ईरानी वज़ीर खारजा बात कर रहे हो, यानी यके बाद एक को फ़ोन किया, फिर उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे, पांचवें को। और इसमें ख़ास बात यह है कि सऊदी जो वज़ीर खारजा उनके साथ भी ईरान ने बात की है, ठीक है, उनके साथ बात की है, फिर कतर के साथ, फिर इराक के साथ, यूएई भी शामिल है और शाम। ये 5 जो वज़ीर खारजा हैं उनके साथ जनाब बात की गई है। और इस पर अब बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ऐसे क्या मतलब मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि 5 के साथ एक ही टाइम के ऊपर एक के बाद दीगरे ईरानी वज़ीर खारजा बात कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा, यानी पहले कभी इस तरह की एक्टिविटी नहीं रिपोर्ट हुई, तो कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि खित्ते में इस वक्त कितनी हलचल है। अच्छा, फिर नाज़रीन खबर यह आई है कि ईरान की आर्मी ने जो अपने सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी जो वेकेशंस है, छुट्टियां हैं, वो कैंसिल कर दी हैं। सबको रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। ये भी बहुत गैर मामूली डेवलपमेंट है। फिर नाज़रीन यूरोप से ईरान के लिए फ़्लाइट्स बंद होना शुरू हो गई और इसमें पहला जो इकदाम सामने आया, जर्मनी से ये सामने चीज़ आई है कि जर्मनी ने ईरान के लिए अपनी जो फ़्लाइट्स हैं वो बंद करना शुरू कर दी हैं। ये कुछ सैंक्शंस वाला मामला नहीं है, उनकी ये बात सामने आई है। जर्मनी ये कह रहा है चूँकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंग का माहौल है, तो इसलिए हम फ़्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं। तो अब आप देखिएगा कि यूरोप के बाकी मुल्क भी यहाँ पर जो है वो कैंसिल करेंगे फ़्लाइट्स। अब ज़रा हम आ जाते हैं जो अमेरिका का मामला है। अमेरिकन कमांडर्स इस वक्त इसराइल के अंदर पहुँच रहे हैं, उनकी फोर्सेज हाई अलर्ट के ऊपर हैं। और बाइडन का बयान जो सामने आया, जिस वक्त सारी दुनिया की मीडिया की ज़िन्नत बना हुआ है, और बाइडन का ये बयान उसी बात का सबूत है जो पीछे मैं आपको कह चुका हूं कि वो पर तोल रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो हाथ मल रहे हैं
इनके इत्तेहादी खास करके अमेरिका के, उसको कोई जवाब मिले, कोई बयानिया मिले कि वो इस जंग में आ सके। अच्छा, ये अब जरा बयान देखिए बाइडन का। बाइडन सेज यूएस हैज आयरन क्लैड कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट इसराइल अगेंस्ट ईरान थ्रेट। कि क्लैड होता है एक कवर, तो आयरन का कवर, यानी इस तरह कोई जिस तरह कह रहे हैं तत्ती हवा नहीं लगने देनी, ये वो वाला मामला है कि आंच भी नहीं आने देंगे हम इसराइल को। ये हमारी कमिटमेंट है इसराइल के साथ, आंच भी नहीं आने देंगे हम इसराइल के साथ। ये आज उसका बयान सामने आया। वी आर गोइंग टू डू ऑल वी कैन टू प्रोटेक्ट इसराइल सिक्योरिटी। इसका मतलब ऑल में न्यूक्लियर जंग भी है, न्यूक्लियर बम गिराना भी इसमें शामिल है। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू ऑल। आप अंदाजा लगाइए, एक फर्द जब कहता है कि मैं इस बंदे के लिए ये सब कुछ कर दूंगा, तो वो कितनी बड़ी बात लगती है। एक सुपर पावर ये कह रही है कि हम इस रियासत को बचाने के लिए गोइंग टू डू ऑल, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। यानी कितनी बड़े पहलू इसमें ज़ेरे बहस है कि एक सुपर पावर क्या क्या कुछ कर सकती है। तो वो कह रहे हैं वो सारे इक़दाम करने जा रहे हैं, और ये कभी अमेरिका का किसी और रियासत के हवाले से इस तरह बयान सामने नहीं आया जो वो इसराइल के बारे में कह रहा है कि वी आर गोइंग टू डू ऑल। फिर उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट सेज एडवाइस हाउस टेल्स रिपोर्टर ही एंड नेतन्याहू एग्री ऑन इंक्रीज्ड फूड एंड मेडिसिन डिलीवरीज टू गाजा। वो फिर दूसरी बात है घिसी पिटी। यानी आप देखें ना, उनकी टेक्निकल चीज़ों को देखें कि कितनी चालाकी और मक्कारी के साथ वो इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। कि इधर वो बात कर रहा है कि जनाब ईरान के साथ हम लड़ने के लिए सीधे बराह रास्त जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन गजा में हम थोड़ी सी इमदाद भी भेज रहे हैं, फूड भी भेज रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन भी भेज रहे हैं। आप उनकी मक्कारियां चेक करें। फिर वो कह रहा है, ये सारी दुनिया का मीडिया मैं आपके सामने रख रहा हूं, अल मायदीन रिपोर्ट कर रहा है, बाइडन सेज विल प्रोवाइड आयरन क्लैड प्रोटेक्शन फॉर इसराइल फ्रॉम ईरान। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है, यूएस वेज इंपेंडिंग ईरान मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन इसराइल, बाइडन्स कमिटमेंट टू सिक्योरिटी आयरन क्लैड। जेरूसलम पोस्ट लिख रहा है, बाइडन वार्न्स ईरान, आवर कमिटमेंट टू इसराइल सिक्योरिटी इज आयरन क्लैड। ही स्पेसिफिकली मेंशन्ड द इशू ड्यूरिंग हिज इंट्रोडक्टरी रिमार्क। वी आल्सो वांट टू एड्रेस द ईरानियन थ्रेट टू लॉन्च अ सिग्निफिकेंट अटैक ऑन इसराइल। फिर वो कह रहा है, यूएस प्रेसिडेंट स्टेटेड ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द व्हाइट हाउस रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल retaliatory attack by Iran and Iranian backed proxy groups against Israel, that he has told Benjamin Netanyahu that he commitment by the United States to Israel security is ironclad and that we will do all we can to protect the security of the Israel। कि मैंने नेतन्याहू को आगाह कर दिया है। अब वो नेतन्याहू बहुत अच्छा बन गया अचानक से। मैंने नेतन्याहू को आगाह कर दिया है कि इसराइल की सिक्योरिटी के लिए हम सब कर गुजरने को लिए तैयार है, और हमारी कमिटमेंट जो है वो इसी तरह है कि जैसे आयरन क्लैड की तरह है। यानी कोई इसमें कंप्रोमाइज नहीं होगा, हर सूरत में, हर कीमत के ऊपर। चाहे मतलब ये तो ऐसे ही है कि दुनिया को तबाह कर देंगे, लेकिन इसराइल को कोई आंच नहीं आने देंगे। बाइडन जो है ना, वो बाइडन सबसे बड़ा ज़ायनिस्ट अपने आप को कहता है। इसके करियर में आपके इसके बयानात उठाकर देख लीजिए। और इसराइल के बारे में ये कह चुका है, शायद पहले भी आपके सामने रखा हो, कि अगर इसराइल जैसा मुल्क यहाँ मिडिल ईस्ट में ना होता तो हमें इस जैसा मुल्क क्रिएट करना पड़ता। तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हवाले से भी और मजहबी पहलू के हवाले से भी वो इसराइल को वो किसी तौर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब ये तो इनकी कैलकुलेशन है, ठीक है। वो कह रहे हैं हम सबक सिखा देंगे। गो के अगर हम इस जंग को जब एनालाइज करते हैं, आखिर में चलकर करेंगे कि मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो ईरान की जंग है ये मुकम्मल तबाही इनके इक़्तिदार के लिए लेकर आएगी, ठीक है। ये वो जो मैंने आपको बात की कि ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, लेकिन इनकी कैलकुलेशन ये है कि हम तबाह बर्बाद करके रख देंगे, हम सबक सिखा के सबक सिखा देंगे। इन्होंने मैली आंख से किस तरह देख लिया इसराइल की तरफ, हमारा लाडला, हमारा अनोखा लाडला, उसकी तरफ इन्होंने देखा भी कैसे है, तो इनको सबक सिखा देंगे। आखिर में चलकर इस जंग की एनालाइज भी करेंगे कि ये जंग मुकम्मल तौर पर इसराइल के खात्मे और जो वर्ल्ड ऑर्डर है मगरबी, उनके खात्मे की जंग किस तरह से बनेगी, ये मैं आपको आखिर पर चलकर बताता हूं। लेकिन पहले आपको बता दूं कि जो यूएस के सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं, यानी वो कमांड जो पूरे मिडिल ईस्ट को देखती है, जो सेंट्रल कमांड है, वो उनके जो कमांडर हैं वो इस वक्त कहां पहुंच रहे हैं, इसराइल के अंदर, आज बरोज जुमेरात। और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वहां पर हो रही हैं। अल जजीरा और बाकी जो इदारे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर अमेरिका कह रहा है कि हम हमला बराह रास्त करने जा रहे हैं। द कमांडर ऑफ द यूएस सेंट्रल कमांड जनरल मिकाएल कुरेला इज सेट टू अराइव in Israel alongside Defense Minister Gallant as well as other Israeli military and defense officials to assist in coordinating the defense of the country against a possible unprecedented direct attack
अगेंस्ट इसराइल। वो कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड अटैक होने वाला है ईरान से अगेंस्ट इसराइल फ्रॉम इरानियन टेरिटरी यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं बहुत तफसील के साथ कि ईरान की और ईरान तो अलावा बाकी किसी की भी मुस्लिम मुल्कों में, खासकर मिडिल ईस्ट में, उनकी फिजाइया तगड़ी नहीं है। और वो इसलिए तगड़ी नहीं होने दी गई कि कहीं कल को ये इसराइल पर आकर स्ट्राइक्स ना कर दे। तो उसका हल ईरान ने ये निकाला हुआ है कि ड्रोन्स बनाए, उसने बैलिस्टिक मिसाइल बनाए, रॉकेट्स बनाए, तो उसका हल उसने ये निकाला हुआ है। इफ सच अ सिनेरियो वर टू अकर, Israeli officials have already stated that they will respond with a direct attack against Iran, which will likely also require coordination with General Kurilla। अच्छा, अब ये देखे ना कि इसमें ओ भाई ईरान को जंग तो नहीं छेड़ रहा है इसराइल के साथ। भाई ईरान ये तो नहीं कर रहा कि हमारी फौजें इसराइल में दाखिल होने जा रही हैं। ईरान का तो एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है जो हर रियासत का हक है। अगर किसी रियासत पर हमला हो तो उसका हक है। तो अमेरिका उस हमले को भी नहीं होने दे रहा। यानी ईरान ये नहीं कह रहा कि इस हमले के बाद हमने को पूरी जंग छेड़ दी है। वो जो उसने बदला लेना, वो सिर्फ उस बदले की बात कर रहा है। तो उस बदले में क्या इसराइल दो टुकड़े होने जा रहा है कि जनाब उसके जो 5000 ऑफिसर्स हैं वो मारे जाएंगे? इस तरह थोड़ी हो रहा है। तो उसमें भी वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह का भी हमला हुआ तो हम हमला कर देंगे ईरान के ऊपर। फिर आप देखिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफिशियल सेज टू अल जजीरा, कोऑर्डिनेशन with Israel in response to Iran's threat is taking place at high level। तो वाज़े तौर पर अमेरिका से, यानी बाइडन से लेकर नीचे जो डिफेंस हुकाम है, वहां से ये वाज़े खबरें आ रही हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हैं। और ये सिर्फ अब ईरान के हमले का मामला है कि ईरान ने हमला किया तो उन्होंने वापस वो पूरी जंग जो है वो ईरान के खिलाफ छेड़ देंगे, जिसमें अमेरिका बराह रास्त शामिल होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी संगीन सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। फिर इसराइल के अंदर क्या तैयारियां हो रही हैं? तैयारियां नाज़रीन ये हो रही हैं, जर्नलिस्ट को आप ये देखिएगा, डिप्लोमेट्स एंड जर्नलिस्ट आर प्रिपेयरिंग फॉर इरानियन अटैक्स, अ नंबर ऑफ सैटेलाइट फोन्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंटेन कम्युनिकेशंस। सैटेलाइट फोन्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि देखें, अगर इतने संगीन लेवल के ऊपर इकदाम हो रहे हैं तो फिर ईरान के हमले जो है वो भी उतना ही संगीन है कि उसका भी उतना ही खतरा मौजूद है। अब नाज़रीन डिस्कशन ये है कि ईरान का हमला कहाँ से होगा। उसमें अब ये बात सामने आ रही है कि गोलान हाइट्स से ये हमला होगा। और गोलान हाइट्स दो हवालों से इंपॉर्टेंट है। एक तो एयर डिफेंस उसका उतना तगड़ा नहीं है, दूसरा गोलान हाइट्स इसराइल की टेरिटरी नहीं है, गोलान हाइट्स सीरिया की टेरिटरी है। तो ये एक स्मार्ट मूव ईरान की जानब से हो सकती है कि वो डैमेज भी डन कर दे और इसराइल की टेरिटरी के ऊपर हमला भी नहीं हुआ, क्योंकि वो गोलान हाइट्स इसराइल की टेरिटरी नहीं है। और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में ये करारदाद पास हो चुकी है कि जिसमें बाकायदा लेजिटिमेसी हासिल है। उसमें कहा गया कि गोलान हाइट्स सीरिया का हिस्सा है और उसको वापस लौटाना चाहिए। ठीक है, बाकी जोर जबरदस्ती से जो मामला होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल एक लेजिटिमेसी के साथ, एक डिप्लोमेटिक कवर के साथ आपने आगे बढ़ना है। फिर नाज़रीन ब्लूमबर्ग लिख रहा था, ईरान अटैक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टारगेट सिविलियन फैसिलिटीज एंड मे कम फ्रॉम नॉर्दर्न इसराइल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये सिविलियन फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला नहीं करेगा ईरान, जो कि डेफिनेटली वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये ब्लूमबर्ग भी इस हवाले से लिख रहा है। फिर नाज़रीन यहाँ पर ये डिस्कशन हो रही है कि ईरान के जो सुसाइड ड्रोन्स हैं अराश, जिनकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। डेफिनेटली ये ड्रोन इसमें शामिल होंगे, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, इसमें क्रूज मिसाइल होंगे। ये तीन बड़े हथियार हैं जिसके ज़रिए ईरान जो है वो हमला करेगा। उनके पास फाइटर जेट्स तो है नहीं, तो यही जदीद उनके पास हथियार है जिसके साथ हमला होने वाला है। अब नाज़रीन आखिर में जो मैंने आपको कहा था कि जंग को हम एनालाइज थोड़ा सा करेंगे। देखें, वो तो कह रहे हैं हम सबक सिखा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, लेकिन जब हम दुनिया के एनालिस्ट को देखते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं तो ये कोई मतलब टोटल इनकी मिसकैलकुलेशन होगी। ठीक है, दुनिया के एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं। ईरान ने इस जंग के लिए पिछले 20-25 साल तैयारी की है। ये जो उसने पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई है ना, ये शौक से नहीं बनाई, कि उसको शौक है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इन पैरामिलिट्री फोर्सेस को देने का, वो दरअसल इसी मार्के के लिए तैयार की गई है। हाँ, उनकी शायद कैलकुलेशन ये थी कि वो 5 साल के बाद इस तरह का मार्का होगा, लेकिन अब ये जो मार्का आ गया है तो वो इसके लिए तैयार हैं, उन्होंने इसके लिए तैयारी की है। अब नाज़रीन सबसे जो उनके पास बड़ा एडवांटेज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का है। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ईरान बंद करेगा, जो कि अभी उन्होंने खुद भी कह दिया है, और वो तबाही होगी यूरोपीय मईशत के लिए, वो तबाही होगी अमेरिका के लिए। और फिर आप देखिए जो एनर्जी क्राइसिस यूरोप के लिए आएगा। अब ये देखिए कि चाइना रशिया की मईशत को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, और ना ही इनको कोई ऑयल की कमी है, तो एनर्जी रिसोर्सेज उनके लिए नहीं है, यूरोप और अमेरिका को मसला होगा। ठीक है, और ईरान ये कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद, अभी तो उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है, तो मईशत का भट्ठा बैठ जाएगा।
ठीक है, ये इनके लिए बहुत बड़ी चीज है। फिर नाज़रीन जो इराक, शाम और लेबनान में ईरान की तंजीमें हैं वो अमेरिका के ऊपर अटैक करेंगी और वो लाखों की तादाद में है। अमेरिका उनसे नहीं लड़ सकता है। उनकी बेसिस जो हैं वो अब, माजी में कुछ और बात थी, आज उनके पास वो हथियार आ चुके हैं, डायरेक्टली वो स्ट्राइक्स कर देंगे। ठीक है, वो करने की सलाहियत रखते हैं। और जब जंग हो रही होती है तो फिर कौन कौन से नए हथियार खुलकर सामने आ जाते हैं पता भी नहीं चलता। जैसे यमन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ गए, वो कहां से आए अभी तक पता नहीं है। ठीक है, तो उनको रशिया से या चाइना से या नॉर्थ कोरिया से कहां से हथियार आ जाएंगे ये भी नहीं पता चलना। तो अमेरिका इनसे नहीं लड़ सकता है। और ईरान तक पहुंचने के लिए अमेरिका को पहले यहां इराक, शाम और लेबनान में लड़ना होगा। ठीक है, इराक, शाम में खास तौर पर लड़ना होगा उन लाखों पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ। तो अमेरिका जो है वो इनके साथ नहीं लड़ सकता। आज यूरोप की आप हालत देख लें, और यूक्रेन जंग उनसे संभाली नहीं जा रही, वो मिडल ईस्ट में कैसे आएंगे, इकोनॉमीज का क्या सूरत हाल है, लीडरशिप का उनका क्या सूरत हाल है। तो ये बढ़ के तो हो सकती है, मिस कैलकुलेशन तो हो सकती है, तकब्बुर और अना तो हो सकती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जनाब अमेरिका आ गया तो वो जनाब मसल के रख देगा ईरान को। ऐसा नहीं है। ये सारे ये बात कर रहे हैं कि ये उल्टा इनकी बहुत बड़ी गलती होगी और उल्टा वो जो आखिरी तबूत का कील है ना, वो ये जंग साबित हो जाएगी। जैसे कि हरीर से लिख रहा है, ईरान इज नॉट हमास, इसराइल विल फेस डिस्प्लेसमेंट। के इसराइली जो इसराइली हैं आबादी, वो तितर बितर हो जाएंगे। यानी कि ये हमास नहीं है कि आपने गजा में गए लड़ लिया, ये ईरान है। जब उनके स्ट्राइक्स होंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। तो बात इसमें काफ़ी लंबी एनालाइजेशन हो सकती है, लेकिन बात यह है कि आज की ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। मैं आपको कितने ही बयानात अमेरिका के अंदर से, यूरोप के अंदर से, इवन जापान के प्रोफेसर, वो क्या बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि गजा में जो शिकस्त हुई है ये अब वर्ल्ड ऑर्डर को, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है वो वहां पर दफन होने जा रहा है। ठीक है, वो तो इस हद तक बात कर रहे हैं। बाकी ईरान वाले हिजबुल्लाह को तो भूल जाए, इसराइल ईरान को तो भूल जाए। कुर्बानियां बहुत हैं, रास्ता बहुत मुश्किल है। ऐसा भी नहीं है कि कोई ईरान जनाब मतलब उसका तय है कि वो फाते हो जाएगा या 1000% यकीन है, ऐसा भी नहीं है। मतलब ईरान के लिए भी बहुत डिफिकल्ट सफर है, बहुत मुश्किल रास्ता है। जाहिर बात है एक सुपर पावर है, जाहिर बात है वो दोनों न्यूक्लियर रियासतें हैं। और जब वो कह रहे हैं कि वी ऑल मैयर्स हम लेंगे, और इसराइल को अगर हम देखें तो वो कब बाज आएगा न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने से, तो ये रास्ता आसान नहीं है। लेकिन क्या ये जंग जीती जा सकती है ईरान से? कभी भी नहीं जीती जा सकती। ठीक, कभी भी नहीं जीती जा सकती। ठीक है, मुश्किलात होंगी, कुर्बानियां होंगी, नुकसान होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटीज़ बता रही हैं कि इसराइल ये जंग ईरान से नहीं जीत सकता। ये इतनी सी बात है। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। बहुत इंपॉर्टेंट ये दिन चल रहे हैं और ऐसे दिन हैं जो दुनिया की जो हिस्ट्री है उसको, जो दुनिया का ऑर्डर है उसको रीशेप करेंगे, हमारी दुनिया को रीशेप करेंगे। तो आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।